जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी का बैकपैक भर गया था तो वो सामान बेचने के लिए वांगमिंग के पास आया था और आते उसने वांगमिंग के सामने गोल्ड और प्लेटिनम टियर के इक्विपमेंट्स के ढेर लगा दिए थे, जिसे देख के सब बहुत हैरान हो जाते हैं। इतना सब बेच के एमसी ने बहुत सारा पैसा कमा लिया था और आनी यूएस से उसे पता चलता है कि ये लोग दाजियांग इंडस्ट्रीज में सर्वाइवर का रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं। तो उसने गॉड फोर्सेकन गेम की एबिलिटीज को रियलिटी में लाने का सीक्रेट भी इन सबको बता दिया था, जो सुन के सब बहुत हैरान हो गए थे। फिर एमसी के जाने के बाद वांगमिंग और आनी यूए दोनों ही ये डिसाइड करते हैं कि वो अब अपनी टीम को स्प्लिट करके अलग अलग हो जाएंगे और वो अलग अलग बहुत ही तेजी से लेवल अप कर पाएंगे। उनका पहला गोल लेवल 10 तक पहुंचना था और दूसरी तरफ अपना एमसी एक टाउन में आके वहीं पर ही अपनी दुकान लगा के बैठ जाता है, पर इस बार वो मॉन्स्टर बॉसेस के कोऑर्डिनेट्स खरीद रहा था। वहीं पर ही ओल्ड माओ आके एमसी को अच्छे से ऑफर देने लग जाता है और वो इसको चिल्लाते हुए कहता है कि ऑफर एक्सेप्ट कर ले, पड़ते हुए पीछे से लोग इसको बताते हैं कि इसकी मिस्ट्रेस को तो एमसी ने रियलिटी में पहले निपटा दिया है। तो उसे पता चल जाता है कि वो कितना बड़ा जोकर बन चुका है। और दूसरी तरफ वहीं पर ही अब कॉइन सीसी भी आ चुकी है इस गॉड फोर्सेकन गेम में और वो गेम में आके तुम पिछला एपिसोड ही देख लेना, नहीं देखा है तो। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी बंदे को एक मॉन्स्टर को मारते हुए दिखाते हैं जिस बंदे से क्वीन शाओ ने शैडो के लिए एक स्किल ली थी। ये बंदा एक मॉन्स्टर को मारता है और वो मॉन्स्टर लाइफ फोर्स में डिसॉल्व होने लग जाता है और ये बिल्कुल घुटनों पे आ चुका था। तो शाओयू इसको हील करने लगती है और इस बार इसकी हीलिंग सक्सेसफुल रहती है। ये बंदा हील हो रहा था तो ये गहरी सांस भरते हुए कहता है, शाओयू अगली बार जब तुम हील करो तो इसे इतना देर मत करना, मैं तो बस अपने एंसेस्टर से मिलने के लिए एक कदम दूर था, थोड़ा जल्दी कर देना। तो शाओयू थोड़ी नाराजगी भरी आवाज में कहती है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो मेरे ऊपर, तुम मरे तो नहीं ना। तो बंदा कहता है, मैं चिल्ला कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ। तो ये लड़की कहती है, मेरे पास सिस्टम की नोटिफिकेशन आ रही है कि मेरा हंगर बार 90% से ज्यादा हो गया है, तो मुझे लॉग ऑफ करके खाना वाना खाना पड़ेगा, ये नहीं चलो मेरे साथ। और अगले ही पल ये दोनों ही गेम से लॉग ऑफ भी कर जाती हैं और उस बेचारे की तो बोलती बंद हो गई थी, उसको तो बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिलते। और इनके जाने के बाद ये चिल्लाता है, डैम मैन, पहले ये लड़की इतने प्यार से मुझे एक्सपर्ट बुलाया करती थी, पर बस शैडो से एक बार मिलने के बाद ये इतनी ज्यादा हाई एंड माइटी क्यों एक्ट करने लगी। बस तू इंतजार कर, मैं तेरा ये एटीट्यूड फाड़ के टुकड़ों में बांट दूंगा। फिर हमारा सीन चेंज होकर रियल वर्ल्ड में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ आता है और यहीं पर ही है शाओयू का नया अपार्टमेंट। और जैसा कि तुम देख ही सकते हो, यहाँ एक भी चीज अपनी सही जगह पर नहीं रखी है, हर कपड़ा इधर उधर फेंका हुआ है। ये लड़की अपने गेम से बाहर आती है और वो मन ही मन सोचती है, कितनी ज्यादा भूख लग रही है। तो ये लड़की फटाक से अपना फोन ओपन करके कुछ डिलीवरी ऑर्डर करने के बारे में सोचती है और वो चेक करते हुए कहती है, क्या यहाँ पर तो कोई भी डिलीवरी प्लेसेस ओपन ही नहीं है, सभी क्लोज हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ पर कोई राइडर अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, तो अब सभी लोग गॉड फोर्सेकन गेम में ही हैं। पहले घर पे तो हमेशा क्विंगफेंग ही मेरे लिए खाना बनाता था, मुझे तो एक उंगली उठाना तो दूर सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, वो हर वक्त कुछ ना कुछ लेके आ ही जाता था। ये अभी और भी ज्यादा रिग्रेट करने ही वाली थी, तभी इसका ईगो बीच में आ जाता है और वो अपना सर पीटते हुए कहती है, शाओयू शाओयू ध्यान दे, ये तो बस खाना ही है, फ्रीडम के कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है। फिर वो खुद को ही मोटिवेट करने के लिए खुद से ही बोलने लग जाती है, तू स्ट्रांग है, तू ही बेस्ट है, तू ये कर सकती है शाओयू, बिना क्विंगफेंग के तू तो और भी ज्यादा बेहतर है। फिर हमारा सीन चेंज होकर गॉड फोर्सेकन गेम में एक बीच की तरफ आ जाता है। वहीं पर ही एक गुफा से किसी के दहाड़ने की आवाजें आ रही थी और हमें दिखाते हैं वहीं पर ही एक क्रैब टाइप का मॉन्स्टर होता है और इसके ऊपर एक पैर का निशान सा बना हुआ है। यहीं पर ही अपने शैडो की छाया दिखती है और हमें अगले ही पल दिखाते हैं कि शैडो इसको एक ही हमले में खत्म कर देता है, बीच में ही फाड़ देता है। वो मॉन्स्टर लाइफ फोर्स में डिसॉल्व होने लगता है और एमसी हांफते हुए कहता है, 1 घंटे में 4 सिल्वर टियर के मॉन्स्टर, इतना ही बुरा नहीं है, हर किल से मुझे 16 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल रहे हैं। फिर वो इस मॉन्स्टर की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्व करते हुए कहता है, किसी एवरेज सिल्वर टियर के बॉस मॉन्स्टर से मुझे लूट में लगभग 3000 से 4000 के बीच में ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिल रही है और मेरे गियर्स की बात करें तो सबसे कम वाले गियर भी गोल्ड टियर के हैं या फिर उससे ज्यादा हाई टियर के हैं। फिर वो अपने इक्विपमेंट्स की भी सारी इंफॉर्मेशन देने लग जाता है। वेपन्स में उसके पास प्लेटिनम टियर के घोस्ट शिप ट्विन ब्लेड से, आर्मर में उसके पास गोल्ड लेवल का घोस्ट फायर लेदर आर्मर है, ब्रेजर्स में उसके पास गोल्ड लेवल हैवी रेड लेदर ग्लव्स हैं, एक गोल्ड टियर का नेकलेस है, डिसाइपल पेंडेंट, 2 रिंग्स हैं, एक कर्स रिंग गोल्ड टियर की, एक एजिलिटी रिंग प्लेटिनम टियर की। इन 4 सिल्वर बॉसेस को निपटाने के बाद क्विंगफेंग ने अपने ब्राउन्स ग्लव्स और इंफीरियर शूज को रिप्लेस कर दिया है। पहला है फ्लीटिंग लेदर आर्मर, ये गोल्ड टियर का असेसन टाइप आर्मर है जो फिजिकल डिफेंस को 15 से, सारी एलिमेंटल रेसिस्टेंस को 12 से और कूल डाउन स्पीड 35% से इंक्रीज करता है। इसकी लेवल रिक्वायरमेंट भी लेवल 8 है। दूसरा है गोल्ड टियर का
काउंसिलमैन बूट्स। ये असेसन टाइप का आर्मर है जो स्टेल्थ ड्यूरेशन को 20% से इंक्रीज करता है, स्टेल्थ के टाइम पे मूवमेंट स्पीड को 30% से इंक्रीज करता है और स्टेल्थ ब्रेक के अटैक को 35 से इंक्रीज करता है। इसकी लेवल रिक्वायरमेंट भी लेवल 9 है। और वो थोड़ा हंसते हंसते खुशी से कहता है मेरा कूलडाउन रिडक्शन अब 55% से 75% तक हो गया। मेरी इंस्टेंट शैडो स्लैश में कूलडाउन 12 सेकंड का है जो कि अब 6.8 सेकंड का ही रह गया है। इन इनिशियल टाउन्स में कहीं पर भी प्लेटिनम टियर के बॉसेस नहीं दिखते, यहाँ बस गोल्ड टियर की ही चीजें मिल सकती हैं। अब मेरे पास तेजी से ग्रो करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, क्लास अचीवमेंट को अप करना। फ्यूचर के प्लेटिनम बॉसेस में सबके ही पास कम से कम लेवल 2 की स्टेल्थ डिटेक्शन होती है। मुझे तेजी से एडवांस करके स्टेल्थ के लेवल को लेवल 3 तक पहुंचाना पड़ेगा, पर इसके लिए अब भी मुझे 20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए। बस स्टेल्थ के लेवल को लेवल 3 तक पहुंचा के ही मैं प्लेटिनम बॉसेस के सामने मरने के रिस्क को कम से कम कर सकता हूँ। मेरी पिछली जिंदगी में एक प्लेटिनम लेवल के बॉस को मारने के लिए 20 आदमियों की एक परफेक्ट कॉपरेशन करने वाली टीम चाहिए होती है जो बिल्कुल कभी भी गलती ना करें। फिर वो पीछे मुड़ के कहता है कि चलो मैं पहले वापस टाउन में जाके गवर्नमेंट को ये सारी लूट बेच देता हूँ। फिर वो पूरे जोश में कहता है मैं हमेशा सबसे आगे रहूंगा और वर्ल्ड की पहली प्लेटिनम बॉस को खत्म करने की अचीवमेंट भी मेरी ही होगी। फिर हमारा सीन चेंज होकर शाम को आ जाता है जहाँ पर एक टाउन में एमसी ने अपने सारे सामानों को बेच बुझ दिया होता है और उसकी ट्रेडेबल लाइफ स्पैन 105 सालों की हो चुकी होती है। और जिस बंदे को एमसी ने वो सामान बेचे होते हैं वो पीछे से एमसी को बाय बाय कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अगली बार भी सामान हमको ही बेचना एक्सपर्ट, जिसके लिए शैडो भी करता है। और वो मनी मन सोच रहा था 105 सालों की लाइफ स्पैन मतलब कि लगभग 40,000 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन। इससे तो मैं रियलिटी में बहुत सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा। एमसी क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकता है वो सोचते हुए आगे बढ़ी रहा था, तभी सामने से एक कोने के अंदर से एक बंदा निकलता है और वो एमसी की तरफ हाथ लाते हुए कहता है हे तुम ही शैडो हो है ना। फिर वो थोड़ा एटीट्यूड के साथ एक स्माइल देते हुए कहता है मुझे किसी को मरवाना है, टारगेट रियल वर्ल्ड में है, इसकी कीमत भी अच्छी खासी होगी। तो अब तुम सब शैडो को इतने समय से जानते हो तो बताओ अब शैडो क्या करने वाला है। वीडियो को पॉज करो और तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखो। और हमेशा की तरह एमसी से इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। ये देख के इस बंदे की भी बोलती बंद हो जाती है और ये एकदम से एमसी के सामने भागते हुए आ जाता है और वो कहता है एक मिनट, ये तो बस एक नोबडी है क्विंग फेंग, उससे तुम आसानी से मार सकते हो। तुमने सोंगफाई को भी आसानी से मार दिया था ना, मैं तुम्हें इसका एड्रेस भी देता हूँ, तुम ये आसानी से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब टारगेट में अपना ही नाम सुन के शैडो भी थोड़ा हैरान हो जाता है और वो एक पल के लिए रुकता है और वो इससे कंफर्म करता है क्या क्विंग फेंग को मारना है। बट शैडो यहाँ अपना रिएक्शन नहीं बदलता और वो इससे पूछता है क्या इसे मारना जरूरी है और तुम इसे मरवाना क्यों चाहते हो। तो ये बंदा हंसते हुए कहता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, इसकी पेमेंट होगी 3,000 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन। जो सुन के तो क्विंग फेंग भी सोच में पड़ जाता है 3,000 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन, ये तो रियलिटी में लगभग 50 मिलियन मनी के बराबर है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आखिर कौन मुझे मरा हुआ देखना चाहता है। ये पर्सन कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं अपनी पिछली जिंदगी से जानता हूँ या फिर इस जिंदगी में ऑफेंड किया हो। लगता है मेरे सामने खड़ा ये बंदा बीच का बिचौलिया मतलब कि एक मिडिल मैन ही है। जो पर्सन क्विंग फेंग को मरवाना चाहता है वो कोई और ही है। मेरी पिछली जिंदगी में रियलिटी में मेरी दुश्मनी मिड गेम या फिर लेट गेम में ही शुरू हुई थी। मेरे दुश्मनों का अभी एक्ट करना ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है। और सामने वो बंदा कहता है क्या हुआ, तुम्हें भी लालच आ रहा है ना। पर शैडो यहाँ सोच रहा था एक ऐसा बंदा जो गॉड फॉरसेकन गेम के आने से पहले ही मुझसे दुश्मनी रखता हो और उसके पास इतना सारा पैसा भी हो, वो तो सिर्फ एक ही है, क्वीन सीसी। बस इसी औरत के पास रिसोर्सेस और इरादे दोनों हैं किसी को हायर करके क्विंग फेंग को मरवाने के लिए। पर अगर ये मुझे मरवाना चाहती तो ये तो मुझे गेम के रिलीज होने से पहले ही मरवा सकती थी। तो इसका मतलब कि इसके पास मुझे हिट लिस्ट में डालने का कोई और ही मकसद है। जरूर उस लड़की का असली गोल शैडो से कनेक्ट करना होगा। और रही बात क्विंग फेंग को मरवाने की तो ये तो बस उसके लिए एक बोनस टारगेट ही है। आफ्टर ऑल क्विंग फेंग ने तो उसे एडवांस में ही रिजेक्ट कर दिया है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मैं तुझे ढूंढने नहीं गया पर उससे पहले ही तू मुझे ढूंढते हुए आ गई। तो शैडो हंसते हुए कहता है ठीक है मैं ये सुपारी लेने को तैयार हूँ, पर तुम्हें आधी पेमेंट पहले ही डिपॉजिट करनी पड़ेगी और साथ ही साथ उसे कब मारना है कैसे मारना है ये मैं डिसाइड करूंगा। एमसी की बात सुन के इस बंदे के तो रिएक्शन ही बदलने लग जाते हैं। ये परेशान होने लग जाता है और वो कहता है रुको रुको रुको, पहले आधी पेमेंट जमा करने के लिए मुझे थोड़ी परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। ये बंदा किसी से बातचीत कर रहा होता है। फिर ये शैडो को ट्रेडिंग रिक्वेस्ट भेजता है और वो कहता है मुझे परमिशन मिल गई, अब मैं आधी पेमेंट तुम्हें सेंड कर रहा हूँ। तो एमसी भी अपनी चैनल को ओपन करता है और एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें 1,500 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिल चुकी है। एमसी इसे एक्सेप्ट करने के बाद सोचता है मैं इस डिपॉजिट को पहले ले लूंगा और मैं इसे तुम्हारी परेशानियों के द्वारा दिया गया इंटरेस्ट समझूंगा। ये कीमत मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, पर असल कीमत तो मैं तुमसे तुम्हारे पास आके ही वसूलूंगा। क्विंसीसी बस तुम इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा।
फिर ये बंदा शैडो को एक मैसेज भेजता है और वो कहता है ये रही टारगेट की लोकेशन और उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स। तुम्हारे जैसे बंदे के लिए इतनी सारी स्किल्स के साथ इस बंदे को ट्रैक करना कोई ज्यादा मुश्किलों भरा नहीं होगा। और शैडो इस मैसेज में चांसुई रेसिडेंस का एड्रेस देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है ये तो सच में वही जगह है जहाँ पर मैं रहता हूँ। फिर एमसी बिना अपना रिएक्शन बदले तुरंत ही आगे बढ़ने लग जाता है और वो कहता है ठीक है अब तुम्हें जो रिजल्ट चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। और पीछे ये बंदा बहुत नाराज हो रहा था, एमसी को गालियां दे रहा होता है। अब जबकि हम दोनों ही मिस क्वींसीसी के लिए ही काम कर रहे हैं फिर भी ये बंदा इतना हाई एंड माइटी एक्ट कर रहा है। फिर हमारा सीन चेंज होकर आधा एक घंटे के बाद का जाता है। इसी टाउन में एमसी अभी बॉसेस को ही निपटा रहा होता है और अभी एमसी सोच रहा था कि अब बहुत सारे टाउन्स में लेवल 9 के प्लेयर्स आ चुके हैं, बस लेवल 10 से एक कदम दूर। जैसे ही जांघाई सिटी में 7 लेवल 10 के प्लेयर्स आ जाएंगे मैं तुरंत ही कॉन्टिनेंट की तरफ निकल चलूंगा। वो यहाँ पर आगे बढ़ रहा था तभी एक लड़की की प्यारी सी आवाज आती है, हे एक्सपर्ट रुको रुको। और हमें सामने दिखाते हैं एक काले आर्मर में एक सुंदर सी लड़की। देखने से ये लड़की एक वॉरियर क्लास की लगती है। ये लड़की बड़े प्यार से कहती है कि मैंने सुना है कि आप बॉसेस के कोऑर्डिनेट्स खरीद रहे हो, मेरे पास एक गोल्ड टियर के बॉस की लोकेशन है, क्या आपको वो चाहिए? तो एमसी ज्यादा माथापच्ची ना करते हुए कहता है 100 दिन की लाइफ स्पैम और पेमेंट तभी होगी जब मैं बॉस को देख लूंगा। तो ये लड़की चलने का इशारा करती है और वो कहती है कि ठीक है चलो अब मुझे फॉलो करो, ये टाउन के नॉर्थ की तरफ है, हमें थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ सकती है, मैं तुम्हें गाइड करती हूँ। तो एमसी इसका पीछा करने लग जाता है और वो चलते चलते इससे कुछ सवालात करने लग जाता है। वो पूछता है कि आखिर उस बॉस का नाम क्या है? तो ये लड़की बताती है कि प्लेग रैथ। जो सुन के शैडो सोचता है कि इस लड़की को इसका नाम पता है, मतलब कि इसका उसके साथ सामना जरूर हुआ है। सामने वो लड़की एमसी से पूछती है क्या तुम्हें कोई हीलर चाहिए? उस बॉस के पास एओई पॉइजन डैमेज स्किल है, पर अपना एमसी कहता है बस मुझे गाइड करो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और एमसी मनी मन सोच रहा था प्लेग रैथ, जिसका दूसरा नाम प्लेग बेरर भी है, ये सच में एक गोल्ड टियर का बॉस है। इसके आसपास पॉइजन का एक घेरा होता है जिसकी रेंज में कोई भी प्लेयर आएगा उसकी एचपी खिंचती चली जाएगी। सामने ये लड़की एमसी को रास्ता दिखा रही होती है, पर शैडो अब भी यही सोच रहा था कि इस बॉस को हराने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि इसे जल्द से जल्द निपटाओ, वरना ये तुम्हारी बहुत ही बुरी हालत कर सकता है। वैसे मेरी अभी की ताकत के हिसाब से इस बॉस को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, इससे निपटने के लिए मेरे पास अच्छी खासी स्किल्स हैं। पर अगर तुम लोगों को इसकी फाइट देखनी है तो तुम्हें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना पड़ेगा। और जिस बंदे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे तो सब्सक्राइब करके तुरंत ही बेल आइकन को ऑल पे सेट करना पड़ेगा, वरना तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब वीडियो आ भी जाएगी। चलो अब यहीं पर ही सारे चैप्टर्स खत्म हो गए हैं तो वीडियो भी यहीं पर ही खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इंतजार करो और क्या ही कर सकते हो।